हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। आज का जो टॉपिक है, मोल संकल्पना अथवा अवधारणा की उपयोगिताएं। और ये मुख्य रूप से उपयोगिताएं कितनी हैं? 4। पहला कि एक परमाणु, एक अणु या एक आयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी, अंतर परिवर्तन, अर्थात यदि पदार्थ की मात्रा आपको ग्रामों में दी जाती है तो उसको मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, और मोल में दी जाती है तो ग्राम में कैसे परिवर्तित करेंगे। इसी प्रकार से यदि आपको पदार्थ के कणों की संख्या, चाहे वो परमाणु है, अणु है या आयन है, की संख्या बता दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसकी मात्रा कितनी है, मोल में अथवा ग्राम में, तो परमाणु, अणु और आयतन की संख्या यानी कि संख्या में बताओ या फिर इसको मोल में परिवर्तित करो, ये भी उपयोगिता है। 2। तीसरी, मोल व आयतन में संबंध, अर्थात गैसों का जो आयतन है उसका मोल से क्या संबंध है। और चौथी जो एप्लीकेशन है वो स्टोइकियोमेट्री है, जो कि रासायनिक समीकरणों में कि पदार्थों की विभिन्न मात्राएं होती हैं, किस अनुपात में रहते हैं, या रासायनिक समीकरणों संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो इसमें उपयोगिता में आते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 4 उपयोगिताएं हो गई हैं। मैं एक एक करके इनकी उपयोगिता बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल संकल्पना अर्थात मोल धारणा अथवा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पहली जो उपयोगिता है उसकी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं इसको दोबारा बताता हूं। इस उपयोगिता को बताने के लिए मेरे पास एक आपके लिए प्रश्न है। यदि आपने पहला वीडियो मेरा अच्छी तरह से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। और प्रश्न क्या है? एक मोल पदार्थ की मात्रा का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपके विचार अलग अलग होंगे। कुछ विद्यार्थी तो ये कहेंगे कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि एक मोल पदार्थ कौन से पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। जब हमें पदार्थ का नाम ही पता नहीं है तो हम उसके मात्रा ग्रामों में कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहली बात। दूसरे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसका उत्तर दे देंगे, और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप एक शब्द में जवाब दें। इसका उत्तर जो है वो एक शब्द में आपको भी देना चाहिए। तो एक शब्द का जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देता हूं। अब मैं मान लो ये कहता हूं कि पदार्थ जो यहां मैंने नाम नहीं दिया है वो पदार्थ तत्व है, और तत्व के अंदर मैं लेता हूं सोडियम लेता हूं, और सोडियम का 23 होता है और 23 ग्राम होगा। तो जब सोडियम के परमाणु द्रव्यमान को ग्रामों में परिवर्तित किया जाएगा, लिखा जाता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाते हैं 23। अब कोई भी तत्व हो, मैग्नीशियम लोगे तो यहां पर 24 हो जाएगा, एल्यूमिनियम लोगे तो 27 हो जाएगा। कोई भी तत्व लो, उसका ग्राम ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो यहां लेंगे। इसी प्रकार से पदार्थ में तो तत्व की जगह यौगिक भी हो सकते हैं, तो कोई यौगिक ले लेते हैं। मान लो मैंने H2O लिया और H2O का द्रव्यमान 18G होता है, 18G। H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है, तो ये अणु द्रव्यमान कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं कोई आयन लेता हूं, OH आयन ले लिया मैंने,
और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 17g हो जाएगा। तो ये जो द्रव्यमान कहलाते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान और ग्राम आयन का द्रव्यमान, ये सब जो कहे है इसके हमें क्या कहते हैं कि ये 1 मोल का द्रव्यमान होता है। 1 मोल का द्रव्यमान, बस ये ध्यान रखेंगे। तो जब आपने ये समझेंगे कि ये बाहर होता है, यदि यहां पर मैग्नीशियम होता तो आप क्या कहते 24 कर देते, तो यहाँ H2O है, यदि इसकी जगह अमोनिया होती तो आप यहाँ कितना लिख दे 17, कार्बन डाइऑक्साइड होती 24। तो ये जो द्रव्यमान होता है ये आपको 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और 1 मोल में परमाणु अणुओं की संख्या कितनी होती है 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10⁻23 जो होती है 1 मोल में। इतने परमाणु होंगे, अणु होंगे या आयन होंगे, परमाणु अणु और आयन होंगे। इसलिए यदि अब मैं आपसे ये कहूं कि 1 सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 1 सोडियम 1 Na परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना करेंगे 23 बटे Na, मैं यहां Na लिख देता हूं, एवोगैड्रो की संख्या से आप उसको भाग देंगे। और यदि यहां परमाणु की जगह अणु आ जाए यौगिकों के लिए, जैसे यहाँ अमोनिया आ जाए, पानी आ जाए, कुछ आ जाए, यदि एक अणु H2 का निकालना हो तो 18 को भाग देंगे कितने का Na का। इसी प्रकार से आयन का बाहर निकालना 17 को कितने का भाग देंगे उसका देंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि परमाणु द्रव्यमान के जितना ग्राम परमाणु होता है उसी को उतने भर होगा, अर्थात ये 1 मोल का द्रव्यमान 23 ग्राम। अब आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जिस अणु परमाणु को हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते उनका भार, यदि अपने मैं अब ये कहूंगा कि सोडियम के एक परमाणु का भार 23 ग्राम होता है तो कैसे संभव है। 23 ग्राम तो कम से कम इतनी बड़ी मात्रा हमें आंखों से दिखना चाहिए। इसलिए हमेशा ये जो मान होता है वो 1 मोल का मान होता है, और 1 मोल में इतने अणु परमाणु और आयन होते हैं, इसलिए इतने का भार इतना होता है। अतः 1 का भार निकालोगे तो इन मात्राओं को, इन द्रव्यमानों को 6.02 का भाग देना पड़ेगा। ये तो पहली बात। अब मुझे बताना है कि एक शब्द में आंसर क्या है, भूला नहीं हूं मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता था कि आप इसका एक शब्द। तो 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान किसमें है ग्राम में है। 1 मोल का द्रव्यमान किसमें होता है ग्राम में होता है। तो इसको मैंने आपको एक शब्द दिया था मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, 1 मोल पदार्थ की मात्रा का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है वो मोलर मान होता है। क्या होता है उसको हम, ये परिभाषा है मोलर द्रव्यमान की, क्या है ये परिभाषा है कि पदार्थ के 1 मोल की मात्रा का ग्राम में जितना द्रव्यमान होता है उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए यहां पर आप क्या करेंगे, सोडियम का जो ग्राम परमाणु भार था, H2O का जो ग्राम अणु भार था, ग्राम आयनिक भार था, उन सबको आप इकट्ठा कहेंगे कि मोलर द्रव्यमान। जैसे ही आपको लिखेंगे तो अब आपको एक अणु का किसी का भी आपको निकालना पड़े तो आपको उसके लिए क्या करना है, ऊपर क्या लिखना है कि उसका मोलर द्रव्यमान, यहां पर क्या लिखेंगे मोलर द्रव्यमान बटे Na, अर्थात उसको उसके मोलर द्रव्यमान को, ये तीनों अब एक ही शब्द के द्वारा आप प्रकट कर सकते हैं। सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होता है, पानी का
इतना होता है 18 ग्राम, और OH का कितना होता है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है, तो आप 24 ग्राम बोल देंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का भार कितना हो जाएगा, 24/Na, अर्थात इसका भाग दे देंगे आप, तो वो आप इसको बस दिखा देंगे। और मोलर द्रव्यमान की इकाई मैंने आपको बताई थी ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो ये पहली उपयोगिता मैंने आपको फिर बता दी है कि क्या है। अब मुझे क्या बताना है, दूसरी उपयोगिता के बारे में बताना है। और दूसरी उपयोगिता क्या है कि अंतर परिवर्तन, ग्राम को मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे और मोल से अणुपरमाणु संख्या से कैसे करें। तो ये अंतर परिवर्तन के लिए अब मैं आपको अंतर परिवर्तन के लिए बताने जा रहा हूं। तो ग्राम को मोल में परिवर्तित करने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्न पदार्थों की ग्राम द्रव्यमानों को मोल में परिवर्तित करो। तो मैं यहां पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पदार्थों के मोल प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, ये 3 कि पदार्थ का यदि द्रव्यमान हमें दिया गया है ग्राम में, तो जैसे ये दिया है तो हम उसको मोल में, उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देंगे पहला। इसलिए पहला सूत्र काम में लेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान यहां ग्रामों में दिया है, सब ये ग्रामों में दिया है, इसलिए पहला सूत्र आएगा और मोल की संख्या आ जाएगी। तो पहला सूत्र क्या है, मैं आपको रख 8 ग्राम NaOH। तो 8 ग्राम NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, यानी अणु द्रव्यमान 23 सूत्र 40, और ये हो जाएगा 1/5, और ये 0.2 मोल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। तो दूसरा जो प्रश्न मैंने बता दिया, इन्हीं के आंसरों के आधार पर मैंने मोल को ग्रामों में परिवर्तित करो। अब यदि आपको दूसरा 0.2 मोल मैंने NaOH दिया, इस प्रश्न का आंसर, पहले प्रश्न का आंसर ये है और इस प्रश्न का आंसर ये है। 2 मोल NaOH को ग्रामों में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है, ग्रामों में। तो उसके लिए भी यही सूत्र काम में आएगा। मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे मोल द्रव्यमान, इससे तो मोल निकालेंगे। और पदार्थ का द्रव्यमान ये है, तो पदार्थ का द्रव्यमान बराबर मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। ये आपको इस सूत्र को बताएंगे, यही सूत्र, यानी मोल बराबर ये है, तो पदार्थ का निकालें तो मोल गुणा द्रव्यमान, तो 0.2 मोल होगा। तो यहां कितना लिख देंगे, 0.2 मोल। और मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है, 40, तो बराबर 40, ये 0.2 है, तो यहां कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसका जो द्रव्यमान होगा 8 ग्राम आ जाएगा, इसलिए 0.2 मोल 8 ग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार से 34 है। अब आप समझने लग गए होंगे इसको कि ये 34 है। 34 ग्राम क्या चीज है, अमोनिया है। और अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 17 होता है। अमोनिया 14 और 3 17, 34 यहां दिया है। तो पदार्थ का भार कितना है, 34, मोलर द्रव्यमान कितना है, 17। तो आप कितने का, 34 को कितने का भाग दे देंगे, 17 का, इसलिए 2 मोल आ जाएंगे। 2 मोल अमोनिया हो जाएगी। यह मैंने ये इसका आंसर दे दिया, 2 मोल अमोनिया। अब आप ठीक करोगे कि 2 मोल अमोनिया को ग्रामों में व्यक्त करो, तो इस सूत्र को वापस देखेंगे। पदार्थ का भार मोलर द्रव्यमान को किसका भाग गुणा करेंगे, मोल का। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 गुणा 17 बराबर 17 गुणी 34। तो ये दूसरे हो गया। अब आपको तीसरा प्रश्न ले जाता हूं। 0.98 ग्राम H2SO4 है, इसको आपको मोल में परिवर्तित करना है। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 98 होता है।
98 यहां जोड़ लेना, 2 ये हो जाएगा, सल्फर 32 हो जाएगी, 64 तो ऑक्सीजन हो जाएगी, जोड़ोगे तो 98, तो 9.8 अपॉन 98 जितना भार होता है, जितना द्रव्यमान होता है, उसको उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, ये 98.1, और 0.1 मोल H2SO से भार याद करेंगे तो 0.1 को कितने का गुना करेंगे, 98 का, तो ये 9.8 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करें, इन सूत्रों के आधार पर दोनों का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा, 6 ग्राम मैग्नीशियम, अर्थात तत्वों को भी मोल में प्रकट किया जा सकता है। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया है कि केवल अणुओं को ही मोल में परिवर्तित नहीं करते, तत्वों को भी मोल में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ 6 ग्राम लिया मैंने, कितना लिया, मैग्नीशियम 6 ग्राम, तो यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 6, और मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान अर्थात ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24, तो उसको भी मोलर द्रव्यमान ही कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मोलर। और यहां पर ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25 मोल, तो ये मैंने 0.25 मोल इसका आंसर दे दिया, इसका यहां आंसर दिया। अब यहां ये आंसर सुनिए आप कि ये आंसर जो 3.011 × 10⁻⁴ अणु है, किसके हैं, अमोनिया के हैं। इन अणुओं का आपको भार बताना है, इन अणुओं का क्या बताना है, भार बताना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे कि वहां से पदार्थ के कणों, यहां दूसरा सूत्र काम में लेंगे, पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या कितनी है, अमोनिया में तो अणु होते हैं ना, इसलिए अमोनिया कितनी होती है, 3, यहां कितना दिया मैंने, 3.011 × 10⁻23। इस सूत्र के अनुसार पदार्थ के कणों की यानी कि अणुओं की संख्या, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया के यहाँ कणों के लिए क्या करोगे, अणु करोगे, बटा 6। यहाँ मोलर द्रव्यमान की जगह आप 1 मोल में जितने कण होते हैं उतने का भाग दोगे, 6.022 × 10⁻23, तो ये इसके दुगना है, 1/2, 1/2 यानी 0.5 मोल हो जाएगा, ये 0.5, और 0.5 मोल का भार कितना है, 8.5 ग्राम अमोनिया हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है अंतर परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने ये 3 ही सूत्र आपको बताए। इन 3 सूत्रों की सहायता से आप इन प्रश्नों का उत्तर याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपके ये छोटे छोटे न्यू टाइप की क्वेश्चंस हैं, आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं भी जहां पर भी जाओगे, आपको किसी कंपटीशन में जाओगे या न जाओगे तो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आशा करता हूं ये आपने समझ गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अंतर परिवर्तन कितना, मोल व आयतन में संबंध क्या होता है। मोल व आयतन में, आयतन किनका होता है, गैसों का, केवल गैस, यानी मोल और गैसों के आयतन में क्या संबंध होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको तीसरा जो उपयोगिता है मोल व आयतन में, तो वो गैसों के लिए होता है, तो गैसों में लीजिए। यहां मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल, ये चार्ट है, इस चार्ट को जरूर फॉलो करना कि कोई भी गैस होती है उसका 22.7 लीटर, 22.7 लीटर गैस है, किस पर है, एसटीपी पर है, मानक ताप दाब पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है। ये गैस हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, O2 हो, मीथेन, कोई भी गैस हो, उसका ग्राम अनुभार यहां, इसका इतनी गैस का भार हमेशा हाइड्रोजन होने पर 2 ग्राम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी 44 होगा, और यदि इस गैस ये ऑक्सीजन है तो इसका ग्रामों में भार कितना होगा, 32 ग्राम होगा। ये कॉमन बात है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 17 ग्राम अमोनिया का एसटीपी पर द्रव्यमान कितना होगा, तो
सॉरी 17 ग्राम अमोनिया का एसटीपी पर कितना आयतन होगा, तो आप ये कह देंगे 22.7 लीटर होगा एसटीपी पर। अब मैं यदि आपसे पूछ दूं कि 4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी पर कितना आयतन होगा, तो आप ये कहेंगे कि 44 ग्राम का आयतन 22.7 लीटर होता है। अतः यहां पॉइंट बीच में लगा दिया तो इसका आयतन 2.27 लीटर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 64 ग्राम ऑक्सीजन का, 64 ग्राम ऑक्सीजन ले ली मैंने, ग्राम O2 ले लिया, तो एसटीपी पर आयतन कितना होगा, इसका दुगुना कर देंगे। 2 गुणा 22.7 यानी 44 या 45 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस आयतन का भार इसके अर्थात ग्राम अनुभार के बराबर होता है। और इस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। अब मैं उल्टा आपसे मोल के आधार पर पूछता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अमोनिया, कोई भी गैस हो, उसका एसटीपी पर आयतन कितना होगा, इतना होगा। ये आप यहां फिर 1 मोल का आयतन, कोई भी गैस हो, उसका आयतन कितना हो जाएगा, इतना। अब यदि मैं आपको कह दूं 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल कौन है, मैंने ये ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, मान लो 0.5 मोल नाइट्रोजन लिया मैंने, तो आयतन बताओ, इसका क्या करना पड़ेगा, 22.7 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, या 22.7 को 0.5 से गुणा कर दो, मोल से आयतन को गुणा कर देना, मोल से आयतन। तो ये सूत्र मैंने लिखा है मोल, यहां पर गैस का एसटीपी पर आयतन, गैस का यानी कि वो आयतन जो आएगा वो एसटीपी पर ही आएगा, इसलिए गैस का एसटीपी पर आयतन लिखा मोल गुणा 22.7। तो यहां इस प्रकार से आप इनके आंसर, केवल ये सूत्र है। मान लो आपको क्या कहा मैंने कि 2.5 मोल कौन है, अमोनिया है, इसका आपको एसटी आयतन ज्ञात करना है। क्या कहता है, आयतन। तो 0.2 ये सूत्र काम में आएगा। गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, तो मोल गुणा 22.7, तो यानी 0.25 इंटू 22.7, ये जो गुणा आएगा 0.2 हटा करके 100 यानी 1/4, 0.4 का मतलब चौथा हिस्सा में इसको 4 का भाग देना है, तो वो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी एक संबंध है। उसके बाद में 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में 6.0, तो इतने अणुओं का आयतन इतना होगा, इतने अणुओं का आयतन कितना होगा, इतना होगा। अब यदि मैं ये कह दूं कि यहां मैंने 3.011 इंटू 10⁻23 और क्या ले लिया, CO2 ले ली, ये ले लिया, तो बताओ इसका आयतन कितना है एसटीपी पर। तो ये तो आधे अणु हो गए ना, क्या हो गए, ये आधे अणु हो गए, तो एसटीपी पर आयतन, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। इसलिए इससे आप क्या करें, मोल को निकालोगे, तो मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे अणुओं की संख्या को आप Na यानी कि एवोगैड्रो से भाग दे देंगे, तो ये भी मोल की संख्या आ जाएगी। तो मोल की संख्या भी आप यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर लिखा है कि पदार्थों के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या मैंने कितनी ली, इतनी, अमोल कार्बन रखे इतनी ली, और उसको भाग कितने का दे रहा हूं, 6.02 का भाग दे रहा हूं, Na का भाग दे रहा हूं, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 मोल में के इसको भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 22.7 को 2 से भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार से इस चार्ट के अनुसार आप
किस कोई भी पदार्थ हो उसको उसके आयतन में अणुओं की संख्या। अब यदि मैं आपको यूं पूछूं कि अब 22 मान लो है मैंने कह दिया 22/7 को मैंने 5 का भाग दे दिया, तो बताओ इतना ये आयतन है, वॉल्यूम है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप इसको 6.02 को भी 5 का भाग दे दें तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। इसलिए जो परिवर्तन जिस अनुपात में परिवर्तन इसमें किया जाता है उसी अनुपात में परिवर्तन इसमें कर दो तो आपको अणुओं की संख्या से अणुओं की संख्या आ जाएगी, और अणुओं की संख्या से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपको तीसरी, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं चौथी स्टोइकियोमेट्री। अब ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं ये तीनों ही आज बता रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो मेरे देखते रहिए। स्टोइकियोमेट्री के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आशा करता हूं ये 3 सूत्र के आधार पर आप सब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। इनको आप पदार्थ की मोल है तो मोल के बराबर ये 3 है, इनसे आप सब प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे साथियों को बताएं ताकि आपके सभी साथी जो घर से तैयारी कर रहे हैं मेरे इन वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।